हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। एक वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट फोर्थ है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ठीक है, क्योंकि 90 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। अब ये क्वेश्चन 91 क्वेश्चन नंबर जो है ये करंट अफेयर से पूछा गया था, लेकिन हमको देखना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डीकन यूनिवर्सिटी का कैंपस एक इंडिया में एक इंडिपेंडेंट कैंपस खोला गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई इंडिपेंडेंट कैंपस इंडिया में खोला गया था। तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। हालांकि करंट अफेयर रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ पहली बार हो रही होती है तो वो पूछी जा सकती है दोबारा भी कभी भी, कि भारत में पहला इंडिपेंडेंट कैंपस कौन सा विदेशी खोला गया था, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे है कि डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है कि इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में खोला गया है ये। ठीक है, और ये डीकन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, तो इसमें केवल एक करेक्ट है, पहला ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉक के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसका आंसर है सुनील चोपड़ा, क्योंकि करंट अफेयर से पूछा गया था। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताई थी कि क्यों हम पीवाई क्यू देखते हैं। तो इसलिए देखते हैं ताकि हम ये भी जान सकें कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इनको मेयर चुना गया कहीं का, तो किसी देश में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मेयर चुना गया है, जज बनाया गया है, या किसी भी पद पे उनको पदभार दिया गया है, तो वो पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो बस यहाँ से इतना ही आपको देखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, तो ताइवान में ऐसा ताइवान ने किया था, लेकिन अब ये करंट अफेयर्स का था तो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से बस इतना जान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी करंट से है, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था। ठीक है, तो ये टैक्स स्कैंडल के बारे में के आरोप में इनको हटा दिया था। करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है, मतलब इसको दोबारा पूछा जा सकता है। तो देखो नोबेल गैसेस 6 हैं, इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस, ये 6 गैसेज हैं जो इनको अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। तो एक हो गई हीलियम है जैसे कि, ठीक है, ऑर्गन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ठीक है, नियॉन है, जीनॉन है, ये सभी जो है अक्रिय गैसें हैं या नोबेल गैसेज हैं। ठीक है, एक्टीनियम नहीं है। ठीक है, एक्टीनियम नोबेल गैस नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो इस नहीं पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक्टीनियम जो है वो एक नोबेल गैस नहीं है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नेयाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो यहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का टीका डिफ्थीरिया से बचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का टीका जो है वो डिफ्थीरिया से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉक्साइड। टॉक्साइड का टीका जो है वो डिफ्थीरिया से बचाता है। तो डिफ्थीरिया एक बीमारी है जो कि जिसमें छाले वगैरह पड़ जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है, गले में दर्द वगैरह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और ये चारों ही वैक्सीन्स हैं, चारों ही कोविड-19 की ही वैक्सीन है, ठीक है। लेकिन mRNA वैक्सीन कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा यहाँ पे मॉडर्ना, बी जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक mRNA वैक्सीन है। और ये पूछा जा सकता था कि किसने बनाई है, तो यूएसए ने इसको बनाया है। नोवावैक्स भी एक प्रोटीन बेस्ड जो है वो वैक्सीन बनाई थी, जो कि यूएसए ने ही बनाई थी। स्पुतनिक तो आप नाम से ही देख सकते हो कि ये रशिया की है, रूस ने बनाई थी। और सिनोवैक जो है वो चाइना ने ही बनाई थी। इन्होंने वायरस फैलाया और इन्होंने वैक्सीन भी बनाई, सिनोवैक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के ह्रास यानी नुकसान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक यानी रीजन क्या है, क्यों जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, तो उसका सब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कारण है, तो आनुवांशिक आत्मसात्करण, ठीक है, आनुवांशिक आत्मसात्करण। तो ये जो शब्द होते हैं ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख लिया करिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका, जेनेटिक एसेसिमिलेशन, जेनेटिक एसिमिलेशन, सॉरी जेनेटिक एसिमिलेशन, ठीक है। तो या दूसरा है परभक्षियों पर नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, या फिर कीट नियंत्रण, ठीक है। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो नेचुरल हैबिटेट को नुकसान जो पहुंचाते हैं वही होता है, यानी प्राकृतिक वास का विनाश। जंगल वगैरह अगर काट दिए जाएं बहुत सारे, तो इस तरीके से जैव विविधता को नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में देखो, जैसे जाइलम परिवहन के लिए, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर होगा जल, ठीक है। तो जाइलम, जाइलम से जल याद रखिएगा अगर दोबारा पूछा जाए तो उस तरीके से। और फूड के लिए फ्लोएम, ठीक है, फूड परिवहन के लिए फ्लोएम होता है, और उसके जाइलम जो परिवहन के लिए जल होता है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं, तो गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय, या विद्युत जनित है, या ऊष्मा जनित है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो आप जरूर आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि या तो गैर नवीकरणीय होना चाहिए, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे दे दिए गए, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों ही ना हो, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना यहाँ पे, तो इनमें से इन्हीं में से कोई आंसर है, ठीक है। इसको गेस कर सकते थे आप। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि देखो बाकी सब तो पारंपरिक हैं, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ठीक है, जो नवीकरणीय है, ठीक है। तो जो नवीकरणीय है वो गैर पारंपरिक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है वो गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो आपके सिलेबस में है। तो उसमें पूछा गया है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, तो यहाँ पे लिखा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, या रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, या फिर वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के लिए, के संगणन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, जो कि है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसको सीधे आसान शब्दों में आपको अगर बताएं तो ये होता है कि पानी में अगर जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा, अगर बहुत प्रदूषित जल है, ठीक है, अगर प्रदूषित, अगर मान लो ये प्रदूषित जल है, ठीक है, तो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रदूषित जल होगा उतनी ही डिमांड ज़्यादा होगी, किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड करेगा वो ना, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो आंसर है इसका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है, वो एजोला है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद पहले भी पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो N2O, ठीक है, N2O इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल जो है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आयोडीन। तो समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन के सोर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ठीक है, कीटभक्षी पौधा मतलब जो कीट खा जाता है, कीटों को खा जाता है। तो यहाँ पे दिए गए नाम, उसका करेक्ट आंसर होगा नेपेंथिस। नेपेंथिस। देखो अब होता क्या है, हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ एक दुर्व्यवहार या जो भी कह लो आप, यहाँ भी वही इंग्लिश में दिए गए हैं और ये भी इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं सीधे, ठीक है। इसको ये मत समझिए कि ये हिंदी में, इधर इधर ये हिंदी में नहीं लिखे हैं, कि ये देवनागरी में लिख दिया है, लेकिन नाम इनके इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ एक दुर्व्यवहार जो भी कह लो आप, हिंदी माध्यम के साथ होता है। नेपेंथिस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कई सारे लोगों ने एन में पढ़ा होगा, इसका नाम अ, आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है तो घटपर्णी, ठीक है। अब मान लो हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट है वो घटपर्णी पढ़ के गया है, कीटभक्षी पौधा, और यहाँ पर ऑप्शन में उसको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जबकि उसको आंसर पता है, लेकिन उसकी इंग्लिश क्या है, वो नेपेंथिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है? तो कितने, 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन है, तो 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में, ठीक है। जो मानव हृदय होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैथ का स्टूडेंट हूँ, बहुत ख़राब मेरी आर्ट है। तो 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इनको आलिंद कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और नीचे वाले जो 2 होते हैं चैम्बर उनको निलय कहते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं, ये आप याद रखिए। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर है यहाँ पे, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है अगली बार, ठीक है। तो ये तो पुराना हो गया, अब तो दोबारा रिपीट होगा नहीं, तो ये 10वें नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसको कहते क्या है? ठीक है, तो उसको कहते हैं जल विभाजक। फिर ये क्वेश्चन है जो कि, देखो एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी अधिनियम हो गए, कौन से, पर्यावरण से संबंधित, वो सब आप याद कर लो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, सब याद कर लो जितने भी हैं। ज़रूर कोई न कोई एक ज़रूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो ये 1974 में आया था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1974। अगला है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि वो डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में, कि कोई चीज़ प्रथम हो अगर हो रही होती है तो वो कभी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पूछा गया, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में, जामनगर में, भावनगर में या पुदुचेरी में? ठीक है, इसका एक नाम आपने हिंदी में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, यहाँ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी में होगा राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, जो कि जामनगर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है जो कि नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? तो वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, बिल बनाने वाले जानवर या मरुद्भिद? तो जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहते हैं तो उनको मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैचिंग वाला। यहाँ पे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं, डिजीजेस, जो कि बहुत ही संस्कृत में व्याधि लिख दिया गया है, और यहाँ पे उसके कारण क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैच करना है। यहाँ पे
पेप्टिक अल्सर लिखा हुआ है, यानी व्रण लिख दिया है उसका। डेंगू है, फील पाँव और मलेरिया। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अगर आपको डेंगू के बारे में पता है कि डेंगू कैसे फैलता है, ठीक है, यहाँ पे विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और विषाणु। ये देखो विषाणु यहाँ पे आप इधर इंग्लिश वाला देखेंगे, यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, यहाँ विषाणु लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाणु होना चाहिए। ठीक है, हालांकि पता नहीं इसको डिलीट किया होगा कि आयोग ने या नहीं। ठीक है, तो अगर डेंगू आपको पता है कि डेंगू कैसे फैलता है, तो डेंगू वायरस से फैलता है, ये बात अगर आपको पता थी, तो बी का वन हो गया। तो बी का वन यहाँ पे दिया गया है सिर्फ, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी सिर्फ एक बात अगर आपको पता थी तो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। अब जैसे मलेरिया के बारे में अगर आपको पता होता कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, अगर ये बात आपको पता होती, तो डी का टू भी यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ए का फोर हो गया, जो पेप्टिक अल्सर होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और डेंगू होता है वो वायरस की वजह से होता है। फील पाँव या हाथी पाँव जिसको भी इसको कहते हैं, वो कृमि से होता है, और मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबद्ध होने से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, या केवल मांसाहारी जंतुओं से। ठीक है, तो पोषण पोषक स्तर बनते हैं, किससे बनते हैं पोषक स्तर? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से ही बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा, या एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा, या जीन पूल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, वो इन सीतु संरक्षण के द्वारा किया जाता है, इन सीतु कंजर्वेशन उसको कहते हैं। ठीक है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये पढ़ा होगा आपने एनवायरमेंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो तीन इनमें से होंगे जो बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय है, और एक जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो घरेलू अपशिष्ट ये तो बायोडिग्रेडेबल होगा ही, मूत्र भी होगा, मल पदार्थ भी होंगे, कीटनाशक जो है वो नहीं होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो पार्ट होगा पार्ट 5, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर और 150 तक यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।